So guys, continuing with section 11, facts relevant when right or custom is in question. फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे जब राइट और कस्टम का सवाल है, जैसे कि वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट. कौन से फैक्ट्स? Any transaction by which right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted, denied, or which was inconsistent with its existence. अच्छा जी, जैसे कि whether A has a right to fishery, a deed conferring the fishery on A's ancestors, mortgage of the fishery by A's father, a subsequent grant of fishery by A's father, irreconcilable with the mortgage, particular instances in which A's father exercised the right or in which the exercise of the right was stopped by A's neighbor are relevant facts. कहता है कि एक पास राइट है फिशरी करने का, क्योंकि एक डीड है जो कॉन्फर करती है फिशरी ए के पूर्वजों को. अ मॉर्गेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, अ सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ फिशरी बाय एज फादर, इररिकॉन्सिलिएबल with the mortgage, particular instances in which A's father exercised the right or in which the exercise of the right was stopped by A's neighbor. अच्छा, कहता है कि वो इंस्टेंसेस जिसमें ए के फादर ने, वो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस जिसमें ए के फादर ने अपना राइट इस्तेमाल किया या फिर उसने उसका राइट स्टॉप किया गया उसके नेबर्स के द्वारा, तो वो रेलेवेंट फैक्ट है. जो राइट और कस्टम के लिंक में कोई भी अगर कस्टम के लिंक में अगर कोई भी राइट बनता है, राइट और कस्टम का सवाल है, कुछ भी ऐसा राइट क्रिएट होता है या कस्टम क्रिएट होता है या मॉडिफाई होता है, रिकॉग्नाइज होता है, जैसे कि इस केस में डिनाई हो रहा है, तो वो सारा कुछ रेलेवेंट होगा कि क्या उसके पास कोई भी फैक्ट जो उसके फिशरी राइट को डिनाई करता है वो रेलेवेंट है, या कोई भी फैक्ट उसी के फिशरी राइट को अफर्म करता है कि वो ये कहता है हाँ जी मेरे पिताजी के पास ये थी, मेरे दादाजी के पास भी थी, ये प्रथा चली आ रही है, हमारे पास ही हमारे फैमिली में ही है, जिसको कहते हैं कस्टम, ये हमारे खानदान में ही चला आ रहा है, तो वो रेलेवेंट फैक्ट होगा. क्लॉज बी, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड, रिकॉग्नाइज्ड और एक्सरसाइज्ड, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम. जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन में डिस्कस कर ही लिया कि उसका राइट रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट है. अगर उसको डिस्प्यूट किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है, वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट है. सेक्शन 12, फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स. फैक्ट्स शो कर रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ किसी की भी स्टेट ऑफ माइंड की, इंटेंशन की, नॉलेज की, गुड फेथ की, नेग्लिजेंस की, रैशनेस की, इल विल या गुड विल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर person or showing the existence of any state of body or bodily feeling are relevant. कोई भी ऐसे facts जो शो करते हैं किसी बंदे की स्टेट ऑफ माइंड या इंटेंशन या उसकी नॉलेज या गुड फेथ या उसकी नेग्लिजेंस या रैशनेस, इल विल, गुड विल. तो क्वेश्चन एमसीक्यूज पता कैसे आते हैं, जैसे ऊपर वाले सेक्शन में हमने डिस्कस किया, क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड, तो ऐसे पूछ लेते हैं ये सारी बातें कौन से सेक्शन में लिखी हुई हैं, या वो ये पूछ लेंगे कि क्या उसमें नेग्लिजेंस लिखा हुआ है वर्ड के नहीं, क्या नेग्लिजेंस उसका, 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से क्या सेक्शन 12 का पार्ट नहीं है, ऐसे पूछ लेंगे. ठीक है, तो मेरे बियर को देखो कैसे मैंने एक एक चीज को अंडरलाइन अलग से किया, वो इसलिए किया कि आप उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो ज्यादा. ठीक है, टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग आर रेलेवेंट. ठीक है, कोई भी फैक्ट जो प्रूव करता है, जो दिखाता है, कोई भी गवाही में अगर कहा जाता है, कोई भी फैक्ट जो प्रूव करता है कि उस बंदे की स्टेट ऑफ माइंड ये थी कि वो बहुत डरा हुआ था, या किसी की इंटेंशन बताता है कि वो तो उसको मारना ही चाहता था, या किसी की नेग्लिजेंस बताता है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और स्पॉन्ज उसके पेट में छोड़कर भूलकर सील कर दिया उसका पेट, है ना, तो आर रेलेवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग इज इन इशू और रेलेवेंट. ठीक है, या तो वो रेलेवेंट हो या तो वो फैक्ट इन इशू हो. ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1, ये एज इट इज मेमोराइज करनी है, हाँ रखनी है. एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, A fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular mentioned question. जो state of mind वाली एक्सप्लेनेशन है वो कौन सी है, एक्सप्लेनेशन 1 है, ये रखना है क्योंकि वो पूछ लेते हैं.
स्टेट ऑफ माइंड कौन सी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, वो एक्सप्लेनेशन मन में दिया होगा। मतलब इतना इंडेक्स पढ़ना पड़ता है, लेकिन इतना इम्पॉसिबल साउंड करता है। बार बार पढ़ते रहोगे ना, प्रैक्टिस बनाओगे तो 100% सीख जाओगे और आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन दो कहता है कि बट वेयर अपॉन अ ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रेलेवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन shall also be a relevant fact. But where upon the trial of a person accused of an offense, the previous conviction by the accused of an offense is relevant. कहता कि upon the trial of a person accused of an offense, the previous commission by the accused of an offense is relevant. कि मतलब बंदे के ऊपर ट्रायल चल रहा है, वो दोषी है किसी ऑफेंस का। Previous commission by the accused of an offense is relevant. Previous conviction of such person shall also be a relevant fact. कि वो उसने 307 का ऑफेंस पहले भी उसने किया था, ये रेलेवेंट फैक्ट है। अगर हम कहें कि ही इज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग पीपल, वो रेलेवेंट फैक्ट नहीं है। हाँ, अगर उसके ऊपर कोई केस चला था, दैट इज अ रेलेवेंट फैक्ट। प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज्ड, कमीशन कैसे, कोई केस चला होगा, ट्रायल चला होगा। अगर ऐसे फ्लूक में कह दें कि ही इज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग पीपल, दैट इज इररिलेवेंट। ठीक है ना, बारीकी का पॉइंट है, पूछा गया, पूछा जाता है, तो इसको ऐसे ही याद करना है, क्योंकि दोनों के पीछे एक लॉजिक है। फ्लूक इन द एयर तो कोई भी छोड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज है एविडेंस एक्ट में, मतलब सारा का सारा कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है, लेकिन कॉमन सेंस पे बेस्ड होके भी कम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एविडेंस को हमने कंसिडर करना है, तो उसके लिए गाइडलाइंस है ये जो, तो होना चाहिए ऐसी इन डिटेल, इन डेप्थ होना चाहिए। ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ठीक है, ए के ऊपर मुकदमा चला कि उसने रिसीव किए स्टोलन गुड्स जानते हुए कि वो चोरी की थी। इट इज प्रूव्ड दैट ही वाज इन द पोजेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। प्रूव हो गया कि वो उसी चोरी की चीज के पोजेशन में था। द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम ही वाज इन द पोजेशन ऑफ मेनी अदर स्टोलन आर्टिकल इज रेलेवेंट, टेंडिंग टू शो दैट ही न्यू। तो ये नॉलेज की बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन, उसके रेफरेंस में ये नॉलेज की बात कर रहा है, एंड दैट इज अ स्टेट ऑफ माइंड व्हिच इज व्हाई इट इज रेलेवेंट, अ रेलेवेंट फैक्ट। इलस्ट्रेशन ऊपर आ जाओ। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। ए के ऊपर मुकदमा चला कि उसने मर्डर किया बी का, कैसे, इंटेंशनली शूट करके उसको मार गिरा के। द फैक्ट दैट ए ऑन द अदर ओकेजन्स शॉट एट बी इज रेलेवेंट एज शोइंग हिज इंटेंशन टू शूट बी। कहता कि जो फैक्ट कि उसने और बारी भी गोली चलाई थी बी के ऊपर ही, ठीक है ना, वो रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि उसकी इंटेंशन प्रूव हो रही है, पता लग रही है कि वो गोली मारना चाहता है बी को। लेकिन सेम फैक्ट, उसको तो आदत है लोगों के ऊपर गोली चलाने की, ये नहीं रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि ये जनरल नहीं होनी चाहिए, सर्चन पर्टिकुलर होनी चाहिए। जो असर्ट कर रहे हो वो जनरल नहीं होना चाहिए। जनरल क्या, फ्लूक इन द एयर, वो जनरल नहीं हो सकता, पर्टिकुलर होना चाहिए, ये कहता है लॉ। एक्सप्लेनेशन मान में की उदाहरण ये थी। Section 13. Facts bearing on question whether act was accidental or intentional. ठीक है, R वर्सेस स्मिथ केस इसका लैंडमार्क केस है। ब्राइड्स इन बाथटब केस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर ही इतना, बस इतना ही में एमसीक्यू होता है। पूरी इतिहास नहीं आपको पढ़ना कि ब्राइड्स इन बाथटब क्यों है, क्या है, उतना पढ़ना है जितना पूछा जाता है, जितना पूछा जाएगा। इसकी हिस्ट्री कोई नहीं पूछेगा, 250 साल पुराने केस की कोई हिस्ट्री नहीं पूछेगा, नहीं पूछी गई है किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नहीं। बस इतना ही, जितना जितना करवा रहा हूँ बस उतना उतना ही। ठीक है, when there is a, मैंने बहुत सारे हजारों की गिनती में एमसीक्यूज गो थ्रू किए हैं, तो बता रहा हूँ ये बातें। नहीं तो मैं ऐसे नहीं बता रहा कि ये करना नहीं है या मैं खाना पूर्ति कर रहा हूँ, नहीं। जो जहाँ डेप्थ में जाना होता है वहाँ पे अपने आप ही लेक्चर 45 मिनट का बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, इतना नहीं पूछते, उसमें से वीडियो छोटा बनता है। फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। When there is a question whether an act was accidental or intentional, or done with particular knowledge or intention, the fact that such act formed the part of series of similar occurrences, in each of which the person doing the act was concerned, is relevant.
कहता है कि जहाँ पे ये सवाल है वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, कि क्या वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, या फिर किया गया था पर्टिकुलर नॉलेज से या नियत से। द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर occurrences, फैक्ट कि वो वाला एक्ट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर occurrences, कि ऐसी occurrences लगातार हो रही हैं। इलस्ट्रेशन से बहुत अच्छे से समझोगे तो वो फैक्ट रेलेवेंट होगा। कैसे कि ए ने क्या किया, घर को जला दिया इसलिए कि उसको पैसा मिले इंश्योरेंस से। अब फैक्ट ये है कि उसने पहले भी बहुत सारे घर जलाए हैं और उसने इंश्योरेंस का पैसा लिया है, तो इसका मतलब ये है ए रिसीव्ड द पेमेंट फ्रॉम डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज आर रेलेवेंट एज टेंडिंग टू शो दैट फायर्स वर नॉट एक्सीडेंटल। ठीक है, जो ये शो कर रही है कि फायर एक्सीडेंटल नहीं थी, इंटेंशनल एक्ट था उसका, तो वो रेलेवेंट फैक्ट। Section 14. Existence of the course of business when relevant. When there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant. जहाँ पे ये सवाल है कि whether एक particular act किया गया था, existence of the course of business accordingly naturally as it would have been done is a relevant fact. जैसे कि illustration से अच्छे से समझोगे फिर से। Whether particular letter was dispatched. हाँ, कि वो तो ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स ऑफ बिजनेस में गई, सारी की सारी वहाँ पे एक प्लेस में थी, सारी की सारी डाकिया ले गया, सारी की सारी उसने डिलीवर कर दी, रेलेवेंट फैक्ट। क्वेश्चन इज कि क्या वो पर्टिकुलर लेटर रीच हुई जब वो पोस्ट की गई थी ड्यू कोर्स में ही सारा, लेकिन वो आई नहीं रिटर्न लेटर ऑफिस से वापस। रिटर्न लेटर ऑफिस से सारी चिट्ठियाँ वापस आ जाती हैं लेकिन वो वापस नहीं आई, जो पहुँचती हैं वो चिट्ठी वापस आ जाती है, तो वो रेलेवेंट फैक्ट है। Section 15. Admission की definition. An admission is a statement, oral or documentary, or contained in electronic form, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the persons and under circumstances hereinafter mentioned. अच्छा, अब इसके बाद वाले सेक्शंस में एडमिशन के ऊपर रोशनी डाली गई है। एडमिशन क्या है? स्टेटमेंट है, ऑरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, एमसीक्यू हो सकता है कि स्टेटमेंट जो है वो क्या कैसे हो सकती है, एडमिशन तीनों तरीके से हो सकती है। विच सजेस्ट एनी इन्फ्लुएंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, मतलब इन्फ्लुएंस बताता है फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट में। फैक्टा प्रोबेंडा, फैक्टा प्रोवेंशिया और फैक्टा प्रोवेंस या फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोवेंशिया में के बारे में जो पहले मैंने कंसेप्ट बताया था, ठीक है, उसके बारे में अगर वो कुछ बताता है। फैक्टा प्रोबेंडा, फैक्टा प्रोवेंशिया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। फैक्टा प्रोबेंडा क्या है, जिसको फैक्टा प्रोबेंडम भी कहा जाता है, वो है फैक्ट इन इशू। फैक्टम प्रोबेंस या फैक्टा प्रोबेंशिया वो क्या है कि प्रूफ कि कोई फैक्ट को प्रूव कैसे करना है, यानी कि रेलेवेंट फैक्ट, दोनों के दोनों। साथ ही ये भी वो कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज करवा दिया आपको, है ना। तो दोनों के लिए बारे में इन्फ्लुएंस कोई देता है, सुराग कोई देता है। एडमिशन जो उसको चेंज कर देगा, ऑल्टर कर देगा, तो वो एडमिशन रेलेवेंट होगी। कैन बी बोथ ऑरल रिटन बाय कंडक्ट, कैन बी ऑरल और रिटन बाय कंडक्ट भी, ठीक है। ऑरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, बाय कंडक्ट भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। चाहे वेयर में नहीं लिखा लेकिन ऐसा ही है, हैंड हुआ है केसेस। एडमिशन सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। एडमिशन बाय वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स अगेंस्ट अनदर इज नो एविडेंस। एडमिशन एक बाय वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स, एक डिफेंडेंट ने कर दी बाकियों के खिलाफ, डिफेंडेंट है मतलब सिविल केस, वो कोई एविडेंस नहीं है। एन एडमिशन कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट को डिफेंडेंट, ठीक है। सिविल केस में एक बंदे की डिफेंडेंट की एडमिशन दूसरे के अगेंस्ट नहीं यूज कर सकते। व्हेन सेवरल पर्सन्स आर जॉइंटली इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, an admission by any one of these persons is receivable not only against himself but also against other defendants. When several persons are jointly interested, बहुत से लोग jointly interested हैं in the subject matter of a suit, an admission by any one of these persons is receivable not only against himself but also, जब jointly interested का मामला, सारे के सारे एक दूसरे के साथ jointly interested हैं, तब वैसे सिचुएशन में एक की एडमिशन सभी के खिलाफ यूज की जा सकती है।
सेक्शन 16 एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। पार्टी जो है केस में, पार्टी जो है यहाँ उसका एजेंट एडमिट करता है। स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी और एजेंट whom the court regards under the circumstances of the case as express or impliedly authorized by him। मतलब यहाँ तो उसने एक्सप्रेसली ऑथराइज किया या इम्प्लाइडली, मतलब कंडक्ट से पता लग रहा है, कागजों से पता लग रहा है तो एक्सप्रेसली, अगर कंडक्ट से पता लग रहा है तो कि उसने ऑथराइज किया हुआ है तो इम्प्लाइडली, तो वो एडमिशंस हैं। मतलब बंदा खुद भी कर सकता है, एजेंट भी कर सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट मेड बाय सूटर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, क्लॉज 1, सब क्लॉज 1, बाय सूटर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। केस करने वाला जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, वो कौन होता है? जैसे 10 लोगों ने केस किया, एक बंदा जो प्रधान है उनका। पार्टीज टू सूट्स सुइंग और सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आर नॉट एडमिशन अनलेस, कहता कि ऐसी पार्टी जो करेगी एडमिशन, उसकी जो भी वो एडमिट करेगा एडमिशन में नहीं काउंट होगा, अनलेस दे वर मेड वाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर, जब तक उसने वो कैरेक्टर, ऐसी अथॉरिटी उसने हेल्ड नहीं की तब तक। क्लॉज 2 का सब क्लॉज 2 का सब फर्दर सब क्लॉज ए, बाय पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। सबसेक्शन 2 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding and who make the statement in their character of persons so interested by party interested in subject matter, person जिसका proprietary या pecuniary interest है subject matter में, और who makes the statement in their character of persons so interested by party interested in the subject matter, ठीक है। जो पार्टी जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, उसकी स्टेटमेंट आर एडमिशंस, दे आर रेलेवेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तीसरा अगला पॉइंट, बाय पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट डिराइव्ड, persons from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit। वो पर्सन जिसने पार्टी ने इंटरेस्ट डेराइव किया सब्जेक्ट मैटर में, उसका भी, जिसका मतलब इंटरेस्ट ही आ गया सब्जेक्ट मैटर में खुद का, डेराइव होके चाहे, तो वो भी एडमिशन में काउंट होगा। आर एडमिशंस इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस मेकिंग द स्टेटमेंट्स। इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इंटरेस्ट, जब तक वो इंटरेस्ट चालू है, चल रहा है, तब तक उस बंदे की भी स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी। Section 17 admissions by persons whose position or liability must be proved as against party to the suit। Statements made by the persons whose position or liability it is necessary to prove। स्टेटमेंट किसी ऐसी बंदे ने दी जिसकी पोजीशन या लाइबिलिटी जरूरी है प्रूव करनी, एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट आर एडमिशंस, ठीक है। If such statement would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made while the person making occupies such position or is subject to such liability। कि अगर उसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट है उस बंदे के खिलाफ जिसके खिलाफ वो दे रहा है, एज अगेंस्ट सच पर्सन इन रिलेशन टू सच पोजीशन और लाइबिलिटी। इलस्ट्रेशन से ज्यादा अच्छे से समझोगे कि क्या कह रहा हूं मैं। इन रिलेशन टू सच पर्सन और लाइबिलिटी इन अ सूट ब्रॉट बाय और अगेंस्ट देम एंड इफ दे आर मेड वाइल पर्सन मेकिंग द ऑक्यूपाइज। कहता कि अगर वो बंदा जो स्टेटमेंट दे रहा है वो बंदा उस पोजीशन और लाइबिलिटी पोजीशन में होना चाहिए या सब्जेक्ट टू उस लाइबिलिटी का होना चाहिए। पोजीशन और लाइबिलिटी दो मेन वर्ड है। इलस्ट्रेशन से समझो, ए ने अंडरटेक किया कि वो कलेक्ट करेगा रेंट बी के लिए, बी ने केस कर दिया ए पे कि तूने रेंट नहीं कलेक्ट किया सी से,
बी ने केस कर दिया ए पे कि तूने रेंट नहीं कलेक्ट किया सी से। ए ने मना कर दिया कि रेंट तो कोई ड्यू ही नहीं है सी का बी के लिए। ए की स्टेटमेंट जो सी के बारे में है, अ स्टेटमेंट बाय सी, अब जो स्टेटमेंट आएगी सी की, दैट ही ओड बी रेंट इज एन एडमिशन। अब जब सी आके कटघरे में बोलकर जाएगा कि बी को तो मैंने रेंट देना था, वो तो लेके नहीं गया, तो वो ए के खिलाफ रेलेवेंट फैक्ट है। और अगर ए मना करता है, इफ ए डिनाइज दैट सी डिड ओ रेंट टू बी, अब बी कह रहा है कि रेंट कोई नहीं बकाया, ए कह रहा है कि रेंट देना है, तो सी अगर कहेगा कि रेंट देना था सच में, तो वो रेलेवेंट फैक्ट हो गया किसके खिलाफ? ए के खिलाफ। क्योंकि ए कह रहा है, ए मना कर रहा है कि सी ने कुछ भी रेंट देना था बी को, और बी जो मालिक है वो कहता है कि सी ने रेंट मुझे देना था। अब सी जब आके बोल गया कि हाँ मैंने देना था, तो वो रेलेवेंट फैक्ट हो गया किसके खिलाफ? ए के खिलाफ, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन में है। किस पोजीशन में? लायबिलिटी की पोजीशन में, तो उसके खिलाफ एक रेलेवेंट फैक्ट बन गया। सेक्शन 16, 17, 18 डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी की एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, प्रिविटी की डॉक्ट्रिन क्या है? जो पार्टीज हैं वही, उन्हीं के लिंक में ही सारा केस चलेगा, उन्हीं की चीजें एडमिटेड होंगी। ये एक्सेप्शन है 16, 17, 18। ये क्या कहती हैं? पार्टीज ही नहीं और जो हैं उनकी भी स्टेटमेंट एडमिसिबल है। कैसे? अभी हमने उदाहरण से देख लिया, ए और बी का विवाद था, सी ने आगे कुछ कह दिया, वो एडमिसिबल है। तो 16, 17, 18 में यही चीज आती है। सेक्शन 18, एडमिशंस बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू द सूट। Admissions by person expressly referred to by party to the suit. Statements made by persons to whom a party to the suit has expressly referred for information and reference to a matter in dispute are admissions. Question is कि क्या whether a horse sold by, अच्छा पहले समझो, admission by person expressly referred to by party to suit, expressly refer किए हुए उन बंदों को कि यार तू देख एडमिट कर सकता है। ये कैसे? यस, वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। ए ने बी को घोड़ा बेचा, क्या वो दिमागी तौर पर ठीक है? ए ने बी को कहा था कि जाओ यार जाके सी से पूछ लो, सी को सब पता है। तो अभी जो सी की स्टेटमेंट है वो एडमिशन है, ठीक है ना? अगर वो ये फैक्ट एडमिटेड है, प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आओ, प्रैक्टिकल चीज समझो कि अगर ये फैक्ट एडमिटेड है कि ए ने बी को कहा कि जाओ यार जाके सी को पूछ लो, सी को सब पता है, ये एडमिटेड है फाइल के ऊपर, तो सी अभी जो बयान देगा वो एडमिशन है। समझे ना? बेयर में पढ़ना और केस में होना बहुत फर्क होता है, तो ये वो बारीकी का फर्क है। सेक्शन 19 ये डील करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट हमेशा थोड़ी ना एडमिसिबल होती हैं। हर बंदा आके अपने खुद को सर्व करने वाली स्टेटमेंट ही बोलेगा कि जो मेरे बेनिफिट में है, लेकिन एडमिसिबल एक्चुअली वो सब्सटेंटिवली एडमिसिबल कब होगी? सब्सटेंटिवली मतलब कि वो केस का नतीजा ही बदल दे इस तरीके से। इसी वजह से तो एडमिशन सब्सटेंटिव एविडेंस है। अच्छा, ये कौन सी एडमिशन है? प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्संस मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। Admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on the behalf of the person who makes them or by his representative in interest except। अब 3 exceptions में ये सब admissible है। कैसे? पहले समझो कि सेल्फ फार्मिंग जो स्टेटमेंट है वो तो रेलेवेंट होती है, लेकिन सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं होती एक्सेप्ट एक्सेप्शन 1। And admission made by may be proved by or on the behalf of a person making it when it is of such a nature that if person making it were dead, it would be relevant as between third persons under section 26 death declaration। सपोज करो एक बंदे ने अगर पहले कुछ लिख रखा है रजिस्टर में, एक्सेट्रा में, रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड वही जो लाई करेगा उसकी फेवर में, अगर वो मर गया होता तो वो रेलेवेंट होता, तो वो इस सेक्शन में भी रेलेवेंट है चाहे वो मरा नहीं है। अगर उसने कुछ रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा था और उस रिकॉर्ड के चलते अगर वो मर जाता तो वो रिकॉर्ड उसके लिए एविडेंस बनता, तो वो उसके जीते जी भी एविडेंस होगा। एक्सेप्शन 2,
एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, या तो बंदा या तो उसके बिहाफ पर भी। when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or an issue। जब स्टेटमेंट एग्जिस्टेंस बताती है किसी भी स्टेट ऑफ माइंड और या बॉडी की, रेलेवेंट और इन इशू मेड एट और अबाउट द टाइम व्हेन सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्टेड एंड इज अकम्पनीड बाय कंडक्ट रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल, कि या तो वो ऐसा स्टेटमेंट है जो दिमागी स्थिति बताती है स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्टेड एंड इज अकम्पनीड बाय कंडक्ट रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड, या तो वो कंडक्ट ही ऐसा बताती है कि यार जिस चीज का ना होना ही इम्प्रोबेबल सा लग रहा है, तो वो भी एडमिशन रेलेवेंट होगी। इसकी उदाहरण पहले देख लो साथ ही। इलस्ट्रेशन डी, ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स, कंडक्ट स्टेटमेंट अकम्पनीड बाय कंडक्ट आर एडमिसिबल। कैसे कि ए अक्यूज्ड पर केस चला कि तूने ना चोरी के गुड्स अपने पास रखे हैं, वो कहता है कि यार वो प्रूव, मैं तो उसको अपनी वैल्यू के नीचे बेचने से इनकार कर रहा था, चोरी के होते तो मैं ऑब्वियसली सस्ते में बेचता। ए ये वाली स्टेटमेंट प्रूव कर सकता है, चाहे वो दो दे आर एडमिशंस बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ द कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट्स। वो ऑफर करता है, वो खुद नहीं कहता, वो ऑफर करता है ये प्रूव करने के लिए कि वो मना कर रहा था। जैसे कि उसके बाद उस टाइम कोई ग्राहक आया, वो बयान देगा कोर्ट में कि ये बंदा ना 1000 रुपये की चीज़ कह रहा था और 1000 से नीचे नहीं मान रहा था, ना 900 ना 950, इतने में बेचूंगा कहता। तो ये एक फैक्ट हो गया, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट आ जाएगी, एडमिशन आ जाएगी उसी चोर के फेवर में जिसके ऊपर केस चला, उसी के फेवर में। थर्ड बंदा आके एडमिशन दे गया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी की एक्सेप्शन है ना, पार्टी के अलावा भी किसी बंदे की सुनवाई हो रही है, ठीक है ना, उसके आधार पर सब्सटेंस मूव हो रहा, तो इस वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी की एक्सेप्शन भी है ये, और ये स्टेट और माइंड भी बता रही है कि अगर वो सच में चोर होता, चोरी का सामान होता, तो 1000 की चीज 500 में भी बेच देता, ठीक है ना। क्लॉज 3, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलेवेंट अदरवाइज देन एज एडमिशन। प्रूव किया जा एक एडमिशन को प्रूव किया जा रहा है बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन, वो जो बंदा एडमिशन कर रहा है अगर वो रेलेवेंट है एडमिशन के अलावा भी, तो भी वो एडमिसिबल है। मतलब ये ओपन क्लॉज है तीसरा। अब इसके मतलब पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट रेलेवेंट अदरवाइज देन एन एडमिशन से क्या मतलब था? एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलेवेंट अदरवाइज देन एज एडमिशंस। ये बात कही गई है। द प्लेंटिफ ने फाइल किया सूट पार्टीशन का इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट। उन्होंने एलिज किया प्लेंटिफ ने कि दे एलिज दैट द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स वर को-ओनर्स। वो कहते हैं हम दोनों को-ओनर्स थे। डिफेंडेंट ने कंटेस्ट कर दिया सूट, कहते यहाँ तो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन बिटवीन द पार्टीज एंड द डिफेंडेंट केम इन पोजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इन लिeu ऑफ द शेयर्स इन ऑल द प्रॉपर्टी। कहता पार्टीशन हुआ था और वो जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो रहा है वो सारी की सारी डिफेंडेंट की है। डिफेंडेंट कहता नाउ इन द केस there was an issue whether the property was joint or there had been a partition according to which the defendant was in possession of that specific property separately। ठीक है, कहता कि now in this case इसमें issue राइज हो गया कि whether जो प्रॉपर्टी वो जॉइंट है या उसमें पार्टीशन हुआ है, ठीक है, according to which the defendant was in possession of that specific property separately। ये इशू क्रिएट हो गया कि वो जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के पार्टीशन की बात कह रहा है वो, और वो जॉइंट थी, डिफेंडेंट ने क्योंकि उसको कंटेस्ट कर दिया और कहता है कि वो जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो सारी की पोजीशन में था सेपरेटली। तो डिफेंडेंट ने हैड फाइल्ड द रिटन स्टेटमेंट इन प्रीवियस लिटिगेशन एलिजिंग दैट देयर वाज पार्टीशन एंड दैट ही वाज इन एक्सक्लूसिव पोजीशन। कहता है कि उसने पुराने केस में भी, कोई पुरानी प्रीवियस लिटिगेशन में भी उसने जवाब दिया था, रिटन स्टेटमेंट दी थी कि उसमें यही बात उसने ऑलरेडी बताई थी। Or in the present suit, he tried to prove his previous written statement in which he himself had stated that there was partition and that he was in exclusively possession of the property. Now, this statement of the defendant in his own admission, but this was admitted under section 19 clause 3 because section admissible है section 9 भारतीय
साक्ष्य अधिनियम के। कहता कि ये जो स्टेटमेंट है ना वो इसी सेक्शन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका क्लॉज 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एडमिसिबल होगी क्योंकि वो स्टेटमेंट रेलेवेंट फैक्ट है। क्योंकि उसने प्रीवियस लिटिगेशन में दिए हुए बयान कोर्ट को दिखा दिया। Now, in this case, there was an issue so and so. Defendant filed a written statement in a previous litigation alleging that there was partition and he was in exclusively possession. तो डिफेंडेंट ने कोर्ट को पुरानी लिटिगेशन के बयान दिखाए अपनी फेवर में, तो इस तरीके से वो क्लॉज 3 में उसके लिए सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट एडमिसिबल हुई, यानी कि सब्सटेंस उसने कुछ ना कुछ तो दिखाया ना तभी। लास्ट सेक्शन 20, व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट। जब उसने ओरली एडमिट किया कंटेंट्स के प्रति डॉक्यूमेंट के, कब रेलेवेंट होगा? ओरली एडमिट करना। नॉर्मल डॉक्यूमेंट से डील करता है सेक्शन 20 और कहता कि अनलेस वो शो कर दे दैट ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी और जेन्युइननेस प्रोड्यूस्ड इन क्वेश्चन, जब तक वो ये शो कर देता है कि वो एंटाइटल्ड है सेकेंडरी एविडेंस या जेन्युइननेस दिखाने के लिए, तो ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलेवेंट। जनरली तो रेलेवेंट नहीं है जनरल रूल, अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules hereinafter or unless genuineness is in question। कहता है कि तब तक नहीं oral evidence दे सकता जब तक उसका genuineness कोई dispute कर दिया। ठीक है, मैंने कोई डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड दिया, दूसरी तरफ से कहते हैं कि ये जेन्युइन नहीं है, तो इसके ऊपर मैं oral admission दे सकता हूँ कि नहीं ये जेन्युइन है, मैं बयान दे सकता हूँ। So that was it for today's lecture. Thank you.